हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स सीरीज के पार्ट 6 वीडियो नंबर पार्ट 6 में। दोस्तों आज हम आपके लिए वही 20 क्वेश्चन का एक बंच लेके आए हैं दोस्तों, जो कि हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चंस भी आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारे सभी वीडियो के क्वेश्चंस जो हैं और आंसर हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस का ही बंच लेके आते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग हमारे वीडियो में शामिल करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये जो भी आपकी एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आप शामिल हो रहे हो इस समय, जो कि कई एग्ज़ाम होती हैं, बहुत सी बैंकिंग की एग्ज़ाम भी हैं, आप एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम में हैं, या एसएससी एमटीएस है, रेलवे की है, या आप कोई रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कोई टीचर्स की है, या कोई स्टेट लेवल की कोई पटवारी की या कोई पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ आपके जो यूपीएससी की एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी ये, जैसे ये इकोनॉमिक्स सीरीज़ का है तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन आईएएस आरएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों आज हम आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है सभी देशों ने मिलकर के, ठीक है ना, जो दोस्तों व्यापार से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये सॉर्ट आउट करती हैं। जैसे कभी किसी देश का किसी देश ने, व्यापारी ने कहीं किसी देश में कोई माल भेजा है, उसका पेमेंट नहीं आया है, या कहीं माल अटक गया है, ये जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या उनको सारे कंट्रोल करना, नियंत्रण करने का काम जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके महासचिव इस समय वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसके वर्तमान जो महासचिव हैं वो है दोस्तों रॉबर्टो अजेवर्डो। ये हैं दोस्तों रॉबर्टो अजेवर्डो, ठीक है ना। ये इस समय महासचिव ऑलरेडी हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों डिपॉजिटरी हमारे देश में फिलहाल दो हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है दोस्तों, यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये दो जो अपने डिपॉजिटरी हैं, और डिपॉजिटरी मीन्स आपको समझ में आ गया दोस्तों कि ये जैसे कि आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो डीमैट अकाउंट किस में खोलते हैं? या तो एनएसडीएल में खोलते हैं या सीडीएसएल में खोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये डीमैट अकाउंट यानी कि जैसे कि कोई हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे दोस्तों, ठीक है ना, और शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, या कोई भी बॉन्ड्स खरीदे दोस्तों, आप पहले तो क्या होता था कि शेयर खरीदते तो हमारे पास में प्रिंटेड सर्टिफिकेट आते थे दोस्तों, ठीक है ना, फिजिकली जो सर्टिफिकेट आते थे हमारे पास में। लेकिन अब दोस्तों वो सर्टिफिकेट सारे बंद हो गए हैं। आप कोई कितने भी शेयर खरीदोगे वो सारे आपके डीमैट अकाउंट, जैसे कि आपका बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, एफडी होती है, उसी प्रकार से ये एक डीमैट अकाउंट, ये एक प्रकार की, ये मान के चलो शेयरों की बैंक है, ये शेयर्स वगैरह की बैंक है, ये हमारा लॉकर है, आप ये बैंक समझ लो, जिसको हम एनएसडीएल बोलते हैं और सीडीएसएल बोलते हैं। ये हमारे सभी अकाउंट जो शेयर्स वगैरह है या म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब की देखभाल करती है दोस्तों। कभी भी हम इसमें हमारे शेयर्स को रख सकते हैं और कभी भी हम निकाल कर बेच सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारा कार्य कौन देखभाल करती है दोस्तों? ये एनएसडीएल करती है और सीडीएसएल करती है। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि देश की पहली डिपॉजिटरी नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 8 नवंबर 1996 में। कब की गई दोस्तों? 8 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। उससे पहले यानी कि 1996 से पहले दोस्तों सारे जो शेयर्स वगैरह होते थे वो सर्टिफिकेट के रूप में होते थे। कहीं किसी भी कंपनी के आप सर्टिफिकेट खरीदते थे तो आपके पास में प्रिंटेड सर्टिफिकेट के रूप में आपके शेयर्स आते थे तो, ठीक है दोस्तों। और जब आपको बेचने होते थे तो आप उन शेयर्स को सरेंडर करते थे और आप लिखित में देते कि भाई ये हमारे शेयर हम बेच रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से काम होते थे। लेकिन अब तो दोस्तों आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके शेयर्स होते हैं। अब तो उससे भी बढ़कर के आगे इतना हो गया दोस्तों कि बस ऑनलाइन ही आप सब कुछ, एक क्लिक पर आपके शेयर बिक जाते हैं और एक क्लिक पर आप शेयर खरीद सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है आजकल, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर जो था 8 नवंबर 1996 में था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी?
तो दोस्तों चतुर्थ यानी कि वही मैंने बताया आपको कि सभी अलग अलग कार्यों के लिए देश में अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चालू की गई थी वो कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये की गई थी 1 अप्रैल 1969 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब थी दोस्तों? तो दोस्तों नवीं पंचवर्षीय योजना की जो समाप्ति थी वो थी दोस्तों 31 मार्च 2002 को। कब थी दोस्तों? 31 मार्च 2002 को नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति थी दोस्तों, यानी कि पूर्ण हो गई थी। ठीक है ना? ये इसका पूर्ण होने का टाइम था 31 मार्च 2002 दोस्तों। ठीक है ना? कौन सी योजना का? नवीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेते हैं। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों यानी कि सबको समानता के रूप में, सबका समानता के रूप में विकास हो, सबको बराबर का हिस्सा मिले, सबका विकास हो। तो ये नारा जो था, ये कौन सी ये नारा समझ लो, उद्देश्य समझ लो, तो ये कौन सी योजना का, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये था नवीं पंचवर्षीय योजना का। कौन सी दोस्तों? नवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था ग्रोथ विथ इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था दोस्तों 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को, यानी 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था दोस्तों। किसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है दोस्तों, ओके। विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली कौन से देश की है? दोस्तों ये है इंडिया की, क्योंकि वैसे भी दोस्तों विश्व जो है सबसे बड़ा देश है। हम लगभग एक प्रकार से यूँ मान के चलो कि चाइना के बाद में अब इंडिया का ही नंबर आता है अपने इसमें जनसंख्या में दोस्तों। ठीक है ना? तो बहुत बड़ा देश है, तो इसकी अनुसंधान प्रणाली जो है वो किसकी है? भारत की दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत का पहला निगमित बंदरगाह, कॉरपोरेटाइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों निगमित यानी कि एक प्रकार से कॉरपोरेटाइज यानी कि प्राइवेट समझ लो दोस्तों, तो वो कौन सा बंदरगाह है? वो है दोस्तों एन्नौर। कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह जो है वो निगमित बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है ना? और दोस्तों इस बंदरगाह से ज़्यादातर किस माल की ढुलाई होती है? तो दोस्तों ये होती है कोयले की। किसकी? कोयले की ढुलाई ज़्यादा होती है दोस्तों इससे। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आवास विकास बैंक जो है वो सहयोगी संस्था है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मतलब गवर्नमेंट ने बनाई, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था है जो किस पर ये किसको गवर्न करती है दोस्तों? ये दोस्तों मतलब जो हाउसिंग डेवलपमेंट की जो बैंकें होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनको गवर्न करती हैं, उनको ऊपर थोड़ा ध्यान देती हैं, या उनको लोन देना होता है तो, या उनको ऊपर कोई ध्यान देना हो तो, सारे कार्य जो काम करती हैं वो ये राष्ट्रीय आवास विकास बैंक करती है दोस्तों। ठीक है ना? और ये जो है ये किसकी सहयोगी संस्था है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों। ठीक है ना? RBI की। ठीक है ना? ओके। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो दोस्तों ये भारत का जो संविधान है उसमें अलग अलग अनुच्छेद हैं, और सब हर एक अनुच्छेद जो है वो अलग अलग प्रावधान के लिए बनाया गया दोस्तों। ठीक है ना? तो इसमें भारत में वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान था वो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो वो है दोस्तों 280, अनुच्छेद संख्या 280 में भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, संविधान के अनुच्छेद संख्या 280 में दोस्तों। ठीक है ना?
अनुच्छेद संख्या 280 में भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। दोस्तों आज पहले जो वित्त आयोग था वो आजकल दोस्तों ये आज नीति आयोग का नाम इसका हो गया दोस्तों, ठीक है ना। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास यानी कि आइलैंड का अध्यक्ष कौन होता है? आइलैंड का जो वैसे दोस्तों जो भी आइलैंड होते हैं वो सब किसके अंडर में होते हैं? वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। और उसी प्रकार से द्वीप विकास प्राधिकरण यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है दोस्तों। किसका? आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ठीक है ना। ओके, समझ गए दोस्तों। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट लेते हैं, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? यानी कि जो हरित क्रांति का जो वो किया था भारत ने आह्वान, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में सफल रहे हम लोग? यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें हमको उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला दोस्तों? तो दोस्तों वो है गेहूँ और चावल। यानी कि गेहूँ और चावल की जो फसल है वो उसका बहुत ही बम्पर प्रोडक्शन हुआ और उसका बहुत फ़ायदा हमको मिला। यानी कि हरित क्रांति का जो फ़ायदा मिला वो गेहूं और चावल में हुआ। इसकी जो प्रोडक्शन का जो लेवल है बहुत ऊंचा चला गया दोस्तों, ठीक है ना। इसका बेनिफिट मिला अपने को गेहूं और चावल में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है। दोस्तों डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ जो है क्या है? तो दोस्तों डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन यानी किसी मुद्रा को कम करना, यानी कि किसी मुद्रा की कीमत कम होना, ये होता है डिवैल्यूएशन, ठीक है ना। और जैसे कि कोई हमारी जैसे कभी इंडिया की मुद्रा है और दूसरे देश की मुद्रा है, जैसे डॉलर है, अब डॉलर के सामने हमारी मुद्रा का मूल्य अगर हम कम करते हैं तो उसका काम हुआ, उसको कहते हैं हम लोग अवमूल्यन। दोस्तों होता क्या है, कभी कभी किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है, उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए वो देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है ना, यानी कि अपनी मुद्रा की कीमत कम करता है। तो उसको हम लोग अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी कि उस देश की करेंसी का डिवैल्यूएशन, ठीक है ना। मूल्य को जब घटाते हैं हम लोग तो उसको अवमूल्यन कहते हैं, यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये होता है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, ठीक है दोस्तों। ओके, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो दोस्तों विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है दोस्तों? ये है भारत। किसकी? भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रणाली है। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? यानी कि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा जो रुग्ण का मतलब होता है दोस्तों बीमार, इस समय भारत में सबसे ज़्यादा रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? इस समय बीमार उद्योग कौन सा है जिसकी स्थिति खराब चल रही है? तो दोस्तों वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में इस समय सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी बीमार चल रहा है, इसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है और बहुत सी मिलें बंद पड़ी हैं। कई आप देख रहे होंगे बॉम्बे में, तुम देख लो जाके, पुरानी बड़ी बड़ी मिलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, है ना। क्योंकि अब इस समय जो है नई नई जो इंडस्ट्रीज आ गई, नई नई मिलें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुरानी मिलें बंद हो गई। प्लस इसका गवर्नमेंट भी इसके ऊपर थोड़ा इतना ध्यान नहीं दे पा रही है। तो इस समय भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग का। क्या है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि आत्मनिर्भरता यानी कि ऐसा काम जिसमें कि हमको कहीं किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, यानी कि हमारे देश में सभी चीज़ें बने, हर चीज़ का प्रोडक्शन हमारे देश में हो, हमको किसी दूसरे देश से कोई माल को इंपोर्ट ना करना पड़े, हमारे देश के अंदर ही हम पूरा उत्पादन करें हर चीज़ का। यानी कि अगर गेहूँ अगर है तो हमारे देश में हमको इतना उत्पादन करें कि हमको किसी दूसरे से ख़रीदना नहीं पड़े। चीनी है, चावल है या और दूसरी जो आइटम्स हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कोई आइटम हमको बाहर से ख़रीदना ना पड़े। दोस्तों होता है क्या है, जब बाहर से हम लोग कभी जब कोई माल ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमको विदेशी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, या फिर हमको उनको सोना देना पड़ता है दोस्तों, तो उसमें हमको बड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर
अगर आप अपने देश से दूसरे देश को कुछ माल भेजते हो तो उसके बदले में आपको गोल्ड मिलता है या फिर आपको विदेशी करेंसी मिलती है दोस्तों। तो उस ऐसी कंडीशन में उस देश की समृद्धि और बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना, और उसका नाम होता है, वो पैसे वाला देश बन जाता है। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जो है समय समय पर इस प्रकार की पंचवर्षीय योजना चलाती रहती है। उस पंचवर्षीय योजना के टाइम में गवर्नमेंट उसी पर्टिकुलर जो लक्ष्य रखा जाता है उस लक्ष्य को बूस्ट करती है, बूस्टअप करती है, यानी कि उन इंडस्ट्रीज डालती हैं, इंडस्ट्रीज के लिए लोन देती हैं और अच्छी सुविधाएं देती हैं, जिससे कि नए नए इंडस्ट्रीज डेवलप हों और नया नया प्रोडक्शन हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार की पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। तो इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हमको आत्मनिर्भर का लक्ष्य रखा गया था? तो दोस्तों ऐसी पंचवर्षीय योजना थी चौथी पंचवर्षीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। ओके, तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है। तो दोस्तों तंबाकू जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तंबाकू का, वो है दोस्तों चाइना, चीन में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? क्या है दोस्तों? विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों की विज्ञापन पंक्ति है? तो दोस्तों ये है केनवुड। किसकी दोस्तों? केनवुड। केनवुड ब्रांड का वो स्पीकर्स आते हैं, वो आते हैं दोस्तों, तो उसमें विजन ऑफ साउंड जो है विज्ञापन पंक्ति है, विजन ऑफ साउंड, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर है केनवुड, ठीक है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए जो योजना जारी की थी उसका नाम था दोस्तों इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। क्या था? इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना चालू की थी दोस्तों, जिसमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना थी, ठीक है ना। ओके, सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन सिपर्स योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों नॉन सिपर्स योजना जो थी उसका संबंध है दोस्तों निर्यातित माल से, क्योंकि सिपर्स तो मीन्स दोस्तों माल एक जगह से दूसरी जगह शिप के द्वारा जब जाता है उसी को हम नॉन सिपर्स कहते हैं। तो वो माल होता क्या है, जब निर्यात करेंगे हम किसी माल को एक्सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों ये एक्सपोर्टेड माल यानी कि निर्यातित माल जो होता है उसका संबंध इससे है। क्या है? निर्यातित माल से दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो के जो सभी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के लिए शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओके।